नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें में। जी हां, आपको बता दें कि देश और दुनिया से जुड़ी बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाइनीज सामान का बहिष्कार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कानपुर शूट आउट के मास्टरमाइंड ने उज्जैन में किया सरेंडर। दोस्तों, आपको बता दें कि कानपुर शूट आउट के मोस्ट वांटेड विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि विकास दुबे ने महाकालेश्वर मंदिर की पर्ची कटाई और इसके बाद खुद ही सरेंडर कर दिया। फिलहाल स्थानीय पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। यूपी पुलिस ने विकास दुबे की गिरफ्तारी की पुष्टि भी की है। बताया जा रहा है कि विकास दुबे ने बकायदा स्थानीय मीडिया को अपने सरेंडर की खबर दी थी। इसके बाद उज्जैन के महाकाल थाने के पास उसने स्थानीय पुलिस के सामने सरेंडर किया। पुलिस ने आरोपी विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया और उसे महाकाल थाने लेकर गई है। सरेंडर की खबर के बाद एसटीएफ की टीम उज्जैन रवाना हो गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि 2 जुलाई की रात को वारदात को अंजाम देने वाले विकास दुबे की तलाश में पूरे यूपी को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। इसके बावजूद न केवल विकास दुबे पुलिस को गच्चा देता रहा, बल्कि वह हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश तक घूमता रहा। बताया ये जा रहा है कि शिवराज सिंह ने विकास दुबे को यूपी पुलिस को हैंडओवर करने का भरोसा दिया है। अब यूपी पुलिस ट्रांजिट रिमांड लेकर विकास दुबे को उत्तर प्रदेश लेकर आएगी। दोस्तों, जिसका कई जिलों में पुलिस को था इंतजार, वो आज उज्जैन में हुआ गिरफ्तार। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आगे बढ़ते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि बोले पीएम नरेंद्र मोदी, भारत के बड़े एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित होगी काशी। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में अन्न सेवियों से संवाद किया। प्रधानमंत्री बनारसी अंदाज में नजर आए। उन्होंने सबसे पहले यही बोला, हर हर महादेव, काशी के पुण्य धरती के आप सब पुण्यात्मा लोगन के प्रणाम हो। इसके बाद उन्होंने सहयोग और मानव सेवा का अद्भुत नजीर प्रस्तुत करने वाली विभिन्न संस्थाओं संग संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये भगवान भोले शंकर का ही आशीर्वाद है कि महामारी के इस संकट काल में भी हमारी काशी उम्मीद और उत्साह से भरी हुई है। ये सही है कि लोग बाबा विश्वनाथ धाम नहीं जा पा रहे। यह भी सही है कि मानस मंदिर, दुर्गा कुंड, संकट मोचन में सावन का मेला नहीं लग पा रहा है। लेकिन यह भी सही है कि इस अभूतपूर्व संकट के समय में हमारी काशी ने इस अभूतपूर्व संकट का डटकर मुकाबला भी किया है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब स्थितियां सामान्य होंगी तो काशी में पुरानी रौनक लौट आएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि काशी को एक नए केंद्र के रूप में देखना चाहते हैं। कहा कि काशी को भारत के बड़े एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के हाल के फैसलों के बाद बनारस की साड़ियां यहाँ के दूसरे हस्तशिल्प के लिए, यहाँ के डेयरी, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन के व्यवसाय के लिए नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। उन्होंने किसानों से, युवा साथियों से भी आग्रह किया कि इस प्रकार के व्यवसाय में बढ़ चढ़कर भागीदारी सुनिश्चित करें। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि फ्री में एलपीजी सिलेंडर के लिए आप भी बन सकते हैं इस योजना के सदस्य। दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के कारण सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में सितंबर तक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का फैसला किया है। यानी कि जिसने तीसरा सिलेंडर नहीं लिया है वो सितंबर तक इसे मुफ्त में ले सकता है। अगर आप भी इस योजना में शामिल नहीं हो पाए हैं तो इसमें अप्लाई करने का तरीका काफी आसान है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लेने के लिए बीपीएल परिवार की कोई भी महिला आवेदन कर सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल परिवारों के लिए घरेलू रसोई गैस कनेक्शन मुहैया कराती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इस योजना को चला रहा है। 2011 की जनगणना में जो बीपीएल परिवार हैं उन्हें उज्ज्वला स्कीम का लाभ मिल रहा है। ऐसे करीबन 8 करोड़ परिवारों को इसका फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएमयूवाई को 1 मई 2016 को शुरू किया था। इस योजना के तहत बीपीएल परिवार की महिला को केवाईसी फॉर्म भरकर पास की गैस एजेंसी में जमा करना होगा। इसके लिए जनधन बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर की जरूरत होती है। आवेदन करते समय ये बताना होगा कि 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर चाहिए या उसे 5 किलोग्राम का। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि महामारी काल में गरीबों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के मकसद से केंद्र सरकार ने राहत पैकेज के तौर पर PMGKY शुरू की थी। इस पैकेज के तहत उज्ज्वला के लाभार्थियों को 1 अप्रैल से 3 महीने की अवधि के दौरान 3 गैस सिलेंडर मुफ्त रिफिल करने की सुविधा प्रदान की गई थी। वह सीमा बीत गई है। अब सरकार ने इसे 3 महीने और आगे बढ़ा दिया है। उज्ज्वला के लाभार्थियों के लिए 3 सिलेंडर मुफ्त देने का ऐलान किया गया, लेकिन पहले महीने सबने सिलेंडर लिया, दूसरे महीने भी लिया, अब तीसरे महीने लोग नहीं ले सके। यही कारण है कि 3
सिलेंडर मुफ्त लेने की समय सीमा को आगे बढ़ाकर सितंबर तक कर दिया गया है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बड़ी राहत, मोदी सरकार 3 महीने और देगी पीएफ का पैसा, 72 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा। दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते काम धंधे की कमी से जूझ रही कंपनियों और उनके कर्मचारियों के हित में केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार द्वारा नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉई यानी कि कर्मचारी के हिस्से के भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड के भुगतान की योजना को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार के इस फैसले से एक तरफ और 3 महीने तक कर्मचारियों के खाते में ज्यादा वेतन आएगा, वहीं नियोक्ताओं को बड़ा आर्थिक फायदा होगा। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एक सीमित आकार तक की इकाइयों में नियोक्ताओं और कर्मचारियों के हिस्से का भविष्य निधि में भुगतान सरकार की तरफ से किए जाने की योजना 3 महीने यानी कि अगस्त तक के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने योजना अगस्त तक बढ़ाए जाने की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सरकार कर्मचारियों और नियोक्ताओं का भविष्य निधि में योगदान राशि देगी। इससे पहले यह योजना मार्च, अप्रैल और मई के लिए थी, जिसे अब बढ़ाकर जून, जुलाई और अगस्त के लिए कर दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि भारत और अमेरिका में आयुर्वेदिक उपचार का क्लिनिकल ट्रायल जल्द। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी वैक्सीन को लेकर भारत और अमेरिका एक साथ आए हैं। दोनों देशों के आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ताओं ने महामारी के खिलाफ अपने मुकाबले के लिए आयुर्वेदिक फार्मूले को लेकर साझा क्लिनिकल ट्रायल करने की योजना बनाई है। भारतीय उप राजदूत ने इस बात की पुष्टि की है। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों, शिक्षकों और डॉक्टरों के साथ वर्चुअल बैठक में अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने बताया कि महामारी के खिलाफ 2 देश एक साथ आए हैं और वैज्ञानिकों के समुदाय के एक बड़े नेटवर्क को बनाने पर जोर है। संधू ने बताया कि दोनों देश के संस्थान साझा शोध, शिक्षा और प्रशिक्षण प्रोग्राम के जरिए आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करेंगे। संधू ने बताया कि दोनों देश के चिकित्सक और शोधकर्ता महामारी के खिलाफ अपने मुकाबले के लिए आयुर्वेद का साझा क्लिनिकल ट्रायल भी करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां कम लागत वाली दवाई बनाने को लेकर एक वैश्विक नेता के तौर पर सामने आई है। संधू ने बताया कि कम लागत वाली वैक्सीन बन जाने से महामारी से मुकाबले में आसानी होगी। संधू के मुताबिक अभी फिलहाल अमेरिकी संस्थानों और भारतीय वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों में कम से कम 3 चालू सहयोग का कार्य चल रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय राजदूत संधू ने बताया कि इस सहयोग कार्य में न सिर्फ भारत और अमेरिका को फायदा होगा, बल्कि दुनिया के करोड़ों लोग इस वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकेंगे। संधू ने बताया कि इस दिशा में टेक और स्टार्टअप कंपनियों ने नेतृत्व करना शुरू कर दिया है। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि व्हाइट हाउस ने कहा कि चीन के खिलाफ कुछ और कदम उठा सकता है अमेरिका। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका और चीन के बीच महामारी को लेकर विवाद तो चल ही रहा था, वहीं अब हांगकांग में नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ने भी दोनों देशों के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। अमेरिका ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि वह उस पर बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है, लेकिन यह बात सामने नहीं आई है कि वह बीजिंग को किस तरह से सबक सिखाएगा। व्हाइट हाउस ने इस बात की जानकारी दी है कि महामारी के सामने आने के बाद से अमेरिका और चीन के रिश्तों में कड़वाहट बढ़ गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महामारी प्रकोप को संभालने को लेकर चीन को निशाने पर लेते रहे हैं। उन्होंने तो महामारी को चीनी वायरस की संज्ञा तक दे दी थी। गौरतलब है कि इस वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका ही है। आपको बता दें कि इन दोनों देशों के बीच हांगकांग में लाए गए विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर भी तनातनी है। इसके अलावा चीन में अमेरिकी पत्रकारों के जाने पर प्रतिबंध है, उइगर मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार और तिब्बत में सुरक्षा, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर अमेरिका और चीन के बीच काफी तनाव है। दोस्तों आपको बता दें कि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कायले मैकनेनी ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि चीन पर उठाए जाने वाले कदमों को लेकर मैं राष्ट्रपति के बयानों से ज्यादा नहीं बता सकती, लेकिन जल्द ही आप चीन पर उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जानेंगे, इस बात की मैं पुष्टि कर सकती हूँ। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मौसम के ताजा अपडेट को। आपको बता दें कि मौसम विभाग का अलर्ट है कि बिहार सहित इन राज्यों में हो सकती है भारी बारिश। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर भारत के कई भागों में बुधवार को हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि मुंबई वासियों को करीबन सप्ताह भर से जारी बारिश के बाद धूप दिखाई दी। इस बीच हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश के बाद मौसम विभाग ने बुधवार को शिमला, सोलन तथा नजदीकी इलाकों में भूस्खलन की चेतावनी जारी की है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बताया कि राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश जारी रहेगी। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में छिटपुट बारिश और बादल छाए रहने से पारे में गिरावट देखी गई है। शहर के मौसम संबंधित आंकड़े देने वाली सफदरजंग वेधशाला ने अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है।
दोस्तों आपको बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि दिल्ली में आने वाले 2 दिन में हल्की से मध्यम बारिश और इसके बाद रविवार तक हल्की बारिश होने की संभावना है। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर और मध्य बिहार के जिलों के लिए गुरुवार से रविवार तक मौसम के लिहाज से सतर्क रहने का दिन है। इन 4 दिनों में नेपाल से तराई वाले क्षेत्रों में अधिकतम बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान अधिकतर जिलों में वज्रपात भी हो सकता है, इसलिए जान माल के नुकसान की आशंका है। वहीं पटना में शुक्रवार को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं एक बड़ी खबर को। चीन से आयात पर और सख्ती, अब इन सामान पर 5 साल के लिए लगाई गई है एंटी डंपिंग ड्यूटी। दोस्तों आपको बता दें कि चीनी आयात पर नकेल कसने के लिए भारत ने एक बार फिर से सख्ती दिखाई है। चीन से आयात होने वाले कुछ मेजरिंग टेप और पार्ट्स एवं कंपोनेंट्स पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई है। इससे देश में सस्ते चीनी माल की भरपार पर अंकुश लगेगा। गौरतलब है कि हाल में भारत चीन नियंत्रण रेखा पर झड़प में हमारे देश के 20 वीर जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद से ही देश में चीन के खिलाफ माहौल है। चीनी माल के बहिष्कार का अभियान चल रहा है और सरकार भी कई तरह से चीनी आयात पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है। चीनी आयात और निवेश के मामले में लगातार सख्ती दिखाई जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि GDTR की अपनी जांच की रिपोर्ट में कहा है कि चीन इन सामान की लगातार भारतीय बाजार में डंपिंग कर रहा है। डंपिंग के कारण कीमतें काफी कम होती हैं। अगर इन पर ड्यूटी नहीं लगाई गई तो इनको भारतीय बाजार में पाट दिया जाएगा। चीन के इन सस्ते माल से भारतीय मैन्युफैक्चरर को बचाने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का फैसला किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सिलेबस कटौती पर मनीष सिसोदिया ने पूछा कि फैसला किस प्रक्रिया के तहत लिया। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी संकट की वजह से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE द्वारा कक्षा 9 से 12वीं तक के सिलेबस में कटौती को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने CBSE के फैसले का समर्थन किया और जिन विषयों को हटाया गया उन पर सवाल भी उठाए। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की ओर से जारी बयान में सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार हमेशा से सिलेबस में कटौती की पक्षधर रही है। मैंने कई मौकों पर ऐसा कहा कि क्योंकि ज्यादा सिलेबस का मतलब ज्यादा सीखना नहीं है। विगत 5 जून 2020 को मैंने माननीय केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री को लिखे पत्र में अनुरोध किया था कि सभी कक्षाओं और टॉपिक के पाठ्यक्रम में 30% तक की कटौती की जाए। टॉपिक को ज्यादा फैलाने के बजाय सीखने और समझने में अधिक गहराई होनी चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया का मानना है कि सेकेंडरी स्कूल पाठ्यक्रम कक्षा 9वीं 10वीं वर्ष 2020-21 और सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाठ्यक्रम कक्षा 11वीं 12वीं और वर्ष 2020-21 में यह नहीं बताया गया है कि CBSE की कोर्स कमेटी, करिकुलम कमेटी और शासी निकाय किसी भी टॉपिक अथवा अध्याय को हटाने या शामिल करने के निर्णय पर किस प्रक्रिया के तहत पहुंची है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि तेजस्वी के आरोप पर JDU का पलटवार, हार के डर से चाहते हैं चुनाव टालना। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी संकट के बीच इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य के 2 प्रमुख दल जनता दल यूनाइटेड यानी कि JDU और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD आमने सामने हैं। आपको बता दें कि वैसे तो इन दोनों दलों का आमने सामने होना आम बात है, मगर इस बार दोनों दल जिस मुद्दे को लेकर एक दूसरे से टकराव की स्थिति में है वह है कि आखिर बिहार में चुनाव हो भी या नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि RJD नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को कह दिया कि महामारी के दौरान बिहार में चुनाव करवाना सही नहीं है। इसी का जवाब देते हुए JDU ने बुधवार को RJD नेता तेजस्वी यादव पर पलटवार किया। कहा कि इस तरह का बयान दिखाता है कि वह बिहार विधानसभा चुनाव में अपने पार्टी और महागठबंधन की हार को लेकर डरे हुए हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है विकास दुबे के मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ सरकार से सवाल। दोस्तों आपको बता दें कि कानपुर के चौबेपुर के गैंगस्टर विकास दुबे के गुरुवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन में गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भले ही विकास दुबे को लेकर ट्वीट किया, लेकिन बसपा प्रमुख मायावती या बेहद सक्रिय कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का इस मामले में अभी कोई बयान नहीं आया है। आपको बता दें कि विकास दुबे की उज्जैन में गिरफ्तारी को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार साफ करे कि ये आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी। सरकार साफ करे कि विकास दुबे ने आत्मसमर्पण किया है या उसे गिरफ्तार किया गया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि खबर आ रही है कि कानपुर कांड का मुख्य अपराधी विकास दुबे पुलिस की हिरासत में है। अगर ये सच है तो सरकार साफ करे कि ये आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि लालू ने पकड़ा रिमोट, झारखंड में बनेगी बिहार में JDU और BJP को हराने की रणनीति।
दोस्तों आपको बता दें कि चारे घोटाले में सजा याफ्ता राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव बिहार विधानसभा का चुनावी समर झारखंड से संभालेंगे। वे राजधानी रांची के अस्पताल रिम्स में इलाज करा रहे हैं। चुनाव करीब आता देख अस्पताल में रोजाना भीड़ भी लग रही है। इसके अलावा विपक्षी महागठबंधन की कवायद में लगे अन्य दलों के नेता भी उनसे मुलाकात कर रहे हैं। पूर्व में लालू यादव से मिलने जुलने पर लगी सख्ती नई सत्ता में वापस हो गई है। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में जदयू और भाजपा गठबंधन के खिलाफ लालू प्रसाद मोर्चाबंदी करना चाहते हैं। फिलहाल गठबंधन का खाका तैयार करने को लेकर दलों के अपने दावे हैं, लेकिन लालू का निर्णय सर्वोपरि होगा। जल्द ही उन बड़े नेताओं के यहां आने का सिलसिला आरंभ हो सकता है। झारखंड प्रदेश राजद के एक वरीय नेता के मुताबिक फिलहाल कई नेताओं ने मुलाकात के लिए संपर्क किया है। दोस्तों आपको बता दें कि राजद प्रमुख के दिशा निर्देशों के अनुसार नेताओं को बारी बारी से अनुमति दी जाएगी। लालू जेल में सजा काटते हुए इलाज कराने के लिए रिम्स में भर्ती हैं, जहां वर्तमान में उनसे किसी को मिलने जुलने की इजाजत नहीं है। इसके पूर्व सप्ताह में एक बार शनिवार को लोग मिल सकते थे, लेकिन राज्य में सत्ता परिवर्तन के साथ ही सभी नियमों को ताक पर रख दिया गया है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोट